स्टूडेंट्स। तो आज के नए टॉपिक पे हम बढ़ रहे हैं। पीछे आपने देखा था, इसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उन क्वेश्चंस के बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है कूलम्स लॉ। तो आज का टॉपिक ना सिर्फ कूलम्स लॉ को ऐसे ही जनरलाइज करना है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करूँगा। और एक बात आज मैं मेन ये कहना चाहता हूँ, फिजिक्स के अंदर ना समझने में भी बढ़िया है। फिजिक्स के आप डेरिवेशन करेंगे वो भी आपके लिए बढ़िया रहेंगे। मेन प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर होती है जब क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया से जब आप गुजरते हैं तो सारे कंसेप्ट दिमाग में ना समा नहीं पाते, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है फिजिक्स बहुत टफ हो गई। मैं देखता हूँ बच्चे जेई के पेपर्स में भी बैठे हुए हैं और सीबीएसई के एग्ज़ाम के पेपर में बैठे हैं, तो देवर फेल्ट की मतलब यार ये तो बिल्कुल ही अलग था, ये तो आउट ऑफ कोर्स है, ये तो ये है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो तभी हल हो पाते हैं जब आप ना छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें। ठीक है नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में मतलब एक बड़े फ्लो को आप छोटे छोटे पार्ट में काट दो और आप पूरी जर्नी का मजा लो। तो मैं अपने एक ही टॉपिक को आज लेूँगा, बहुत कंसाइज रखूँगा इसे। इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं होंगे आज, बस इसको हमें ऐसे ही फ्लो की तरह लेके चलना है। बढ़िया तरीके से बस समझना है कि ये क्या चीज़ है, क्यों है। और अगर ये आसान भी आपको लग रही है तो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी। तो आज हम समझने वाले हैं अपने टॉपिक जिसका नाम था कूलम्स लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ को समझने के लिए मैं आपको बेसिकली पहले आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास ना कूलम्स लॉ क्या बताता है। कूलम्स लॉ हमें बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। अगर दो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, फ़र्ज़ करिए, एक मिनट, फ़र्ज़ करिए कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये नेगेटिव चार्ज है, और एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ना एट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अब ये एट्रैक्शन का जो फोर्स है, इसकी ताकत कितनी होगी उसे नापने के लिए कूलम्स लॉ बनाया गया। कूलम्स लॉ आपको बताता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। अगर ये एट्रैक्शन का फोर्स है, ये इसे भी मेज़र करेगा, और अगर दोनों आपके निगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स होता है, ये उसे भी मेज़र करेगा। सवाल ये उठता है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कितने तरीके के फोर्स थे। ठीक है, आज आप बस लेक्चर को सुनिए, ऐसा लिखना विखना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूरे हमारे यूनिवर्स में जो हमें कई तरीके के फोर्सेस दिखते हैं, मैं कुछ मेन फोर्सेस के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने एक फोर्स सुना होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। आपने सुना होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो दो पोल्स के बीच में लगता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। आपने न्यूक्लियर फोर्स सुना होगा। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होता है जो न्यूक्लियाइड्स के बीच में होता है। न्यूक्लियाइड्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि हम कूलम्स लॉ जो पढ़ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सुना है। बेसिकली जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इट इज़ ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें रिपल्शन कभी नहीं होता। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है ना, वो आपका ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशन फोर्स से अधिक फोर्स हैं ये सारे के सारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एंड सो ऑन, ये जितने भी फोर्स दे रखे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने की प्रक्रिया के बारे में। तो उसके लिए मुझे दे रखा है यहाँ पर कूलम्स लॉ, आप देख पा रहे होंगे, ये कूलम्स लॉ आपके सामने यहाँ पे गिवन है, ये दिख रहा है आपको, है ना। कूलम्स लॉ, द लॉ दैट डिस्क्राइब हाउ चार्ज इंटरैक्ट विद वन अनदर was discovered by Charles Augustine D. Coulomb in 1785। प्योर थ्योरी है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको पता होना चाहिए चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम ने अपने हिसाब से इन्होंने डेवलप करा है, और आप देख पा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब सही है। तो विद अ सेंसिटिव
टॉर्सॉन बैलेंस, अब ये सेंसिटिव टॉर्सॉन बैलेंस क्या है ये मैं आपको शॉर्ट्स की वीडियो में क्लियर करूँगा, अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज स्फेयर्स, दो चार्ज स्फेयर्स होंगे उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है। कूलम के एक्सपेरिमेंट में क्या रखा गया, अब ज़रा इसकी समरी के बारे में जान लीजिए। कूलम के एक्सपेरिमेंट में क्या रखा गया कि अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, और ये जो दो बॉडीज़ हैं ये किसी सेपरेटेड डिस्टेंस के बीच, इनके बीच में एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, एक का चार्ज Q1 है और एक का चार्ज कितना है Q2 है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों ही होगा वो प्रपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, कि इनके चार्जेस कितने हैं। ठीक है नहीं है, इसके साथ साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाता है K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना पसंद करूँगा इस K की वैल्यू। स्टूडेंट्स जो इसमें K की वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0। और आपको रट लेना है इस K की वैल्यू को न्यूमेरिकल करते हुए 9 × 10⁻⁹। अब इसकी यूनिट की भी बात करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको कुल मिला के ये कूलम्स लॉ दिया गया है। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर है ना कि आपको यहाँ पे गिवन है कुछ इस तरीके से कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में कि इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस एंड इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो ये अगर आपसे पूछे ना राइट द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ, तो स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ में यहाँ से लेकर आप यहाँ तक के लिए लिखेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आगे की बात करते हैं। द फोर्स इज रिपल्सिव इफ चार्जेस हैव द सेम साइन एंड अट्रैक्टिव। फोर्स जो है वो आपका रिपल्सिव होता है जब चार्जेस किसके साइन के होते हैं, सेम साइन। सेम साइन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये कुछ इस तरीके से लिख के दिया गया है कि आपका फोर्स जो है K Q1 Q2 आर स्क्वायर है। अब आप कहेंगे देखिए K की वैल्यू मैंने जो बताई है वो कितनी बताई है, 9 × 10⁹। यहाँ पे 8.98 समथिंग दे रखी है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए लिखी है, वरना प्रिसाइजली आप पता है इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, मतलब लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप इसमें यूज़ करेंगे 9 × 10⁹ फॉर द न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि ये K क्या है। ये जो K है वो दरअसल डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे। हम आपको अगर बताएं तो K की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ 10⁻⁷ ऑफ एग्जैक्टली द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। इसके बाद आगे आप देखिए, मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो K का रिप्रेजेंटेशन था वो 1/4πε0 था। सवाल उठता है कि ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि जिस भी मीडियम में ये जो इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना एक्सर्ट, वो चार्ज के अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं। जैसे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आपके पास निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस होंगी और निगेटिव चार्ज के अराउंड भी क्या होंगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस होंगी। ठीक है। कोई भी मटेरियल जो इनके बीच का मीडियम है ना, कोई भी मीडियम अपनी अलग कैपेसिटी रखता है कि वो अलाउ करेगा या डिस अलाउ करेगा अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाने के लिए। तो ये आपकी कहलाती है डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को नापने की प्रक्रिया कहलाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब अलाउंस ऑफ द मीडियम टू पास थ्रू इट।
कि कितना मीडियम अपने अंदर से अलाउ कर रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसमें से पास हो सकती हैं। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। स्टूडेंट्स क्या है कि अगर मुझे परमिटिविटी निकालनी है एयर की, तो एयर के लिए तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सिंबल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि अगर चार्जेस मेरे किस में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, और एयर आपकी ड्राई एयर है, हम ये मान के चलते हैं, तब हम ये बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट वैल्यू। और ये आपकी किसके बराबर होती है टोटल सॉल्व कर कर आके 9 × 10⁹ बेसिकली जो इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो आप इस बात को याद रखिएगा। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में पूछे गए हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही याद कर लीजिए। और जब आप इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो भी आपको ये पूरा सॉल्व करके कितना आंसर मिलेगा, 9 × 10⁹ इतना डेप्थ में नहीं आना है। कूलम्स लॉ इतना डेप्थ में आना नहीं है। कूलम्स लॉ के अंदर अगर वो पूछेंगे तो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि फॉर्मूला क्या है कूलम्स लॉ का, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। बस ये हम इसको यूज टू करने के लिए थोड़ा जानकारी डेप्थ में ले रहे हैं कि और क्या क्या इसमें हो सकता है। स्टूडेंट्स देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ ये स्टेट करता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम लोग डिपेंडेंट है दोनों बॉडीज़ का चार्ज कितने हैं और दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस के डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी है इस रेसिप्रोकल करके उसके स्क्वायर के, और चार्ज पे डिपेंडेंसी है उनका प्रोडक्ट करके। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता था Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हुए एक कांस्टेंट लगा है जिसको हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका टोटल फार्मूला आ गया फोर्स का, जिसमें एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी, कि कोई मीडियम कितना परमिट कर रहा है कि उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। कि Q1 से Q2 अगर ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ रहे हैं, तो ये कितनी अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है बीच के मीडियम में से। ये कौन बताता है मुझे, ये एप्सिलॉन नॉट बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे दे रखा है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स भी हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि कहीं पे भी अगर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चार्जेस रखे हुए हैं स्टूडेंट्स, कहीं पे भी अगर बहुत सारे छोटे छोटे ये चार्जेस रखे हुए हैं, तो अगर मुझे बताना है ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, कई सारे चार्जेस हैं। तो अगर मुझे बताना है कि पर्टिकुलरली इस ए पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो मैं पहले पता करूँगा बी के द्वारा कितना फोर्स हो रहा है, सी के द्वारा कितना फोर्स हो रहा है, डी के द्वारा कितना फोर्स हो रहा है, ई के द्वारा कितना फोर्स हो रहा है। मतलब ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ए बी के बीच का फोर्स, वो ए सी के बीच का फोर्स, वो ए डी के बीच का फोर्स, वो ए ई के बीच का फोर्स, एंड सो ऑन। जितने भी छोटे छोटे चार्जेस रखे हैं सबको जोड़ दो। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, F1 F2 F3 एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये था न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, कि अगर मैं आपसे बोलूँगा कई सारे चार्जेस दे दिए और मैं किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालने को कहूँगा, तो न्यूमेरिकल में देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। तब के लिए आप ये टर्म को याद कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या चीज़ होती है। इसके बाद हम आगे आते हैं। इसका न्यूमेरिकल से लेना देना नहीं है सेकंड पॉइंट का। इसमें कह रखा है कि जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर के ऊपर बेस होता है। मतलब Q1 ने Q2 पर जितना फोर्स लगाया होगा उतना ही Q2 ने फोर्स लगाया होगा Q1 के ऊपर। छोटी सी बात थी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का रहता है, ये बात आप याद रख लीजिए। इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं
हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसमें वाटर का एग्जाम्पल लेके न्यूमेरिकल पूछा जाता है और आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए मैं किसी भी वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर फोर्स निकालने को आपसे कहता हूँ, तो आप नॉर्मल ये फॉर्मूला लगा देंगे, दिख पा रहा होगा आपको। और बेटा, इसके अंदर आप जानते हैं इसकी एक वैल्यू आपको डिफाइंड दे रखी है, वो थी 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू आप लिख देते हैं न्यूमेरिकल करते हुए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपका चार्ज एयर में ना होकर किसके अंदर रखा हुआ है, पानी के अंदर रखा हुआ है, तो क्या वो सेम ताकत से ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि देखो, जो एयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू थी, वो निर्धारित करती है कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पेनिट्रेट करके पास हो सकती हैं। लेकिन पानी के अंदर उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, वो खुद उसका अपना नेचर पानी एयर से अलग है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही होंगी, उनके अंदर से पास हो रही होंगी, वो उसके परमिटिविटी, इनके अंदर जो परमिटिविटी है उससे अलग होगी। तो दैट्स वाई अगर मैं किसी और मीडियम के अंदर इन चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं पहले एयर का फोर्स लिख दूंगा कि एयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स था दोनों के बीच में, और बाद में मैं उसमें के से डिवाइड कर दूंगा। व्हाट इज के? के का मतलब होता है कि फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हुआ है अगर मीडियम जो है इन्फिनिटी तक हम पहुंच रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ एक मेज़रमेंट है कि कितने टाइम से किसी मीडियम के अंदर वैक्यूम के कंपैरिजन में फोर्स कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अगर इस के को, अब आप देख पा रहे होंगे, किसी मीडियम के अंदर फोर्स अगर मुझे किसी मीडियम के अंदर निकालना है, तो वो बराबर था 1/k फोर्स इन एयर। तो अगर मैं 1/k इधर लिख दूं और फोर्स इन एयर का फॉर्मूला लगा दूं, फोर्स इन एयर का फॉर्मूला है 1/4πε0 आर स्क्वायर, और ऊपर आएगा Q1 Q2। तो के को मैं लिख देता हूँ इस एप्साइलन नॉट के साथ, मेरे पास वैल्यू आएगी Q1 Q2/4πε0 के और अपॉन आर स्क्वायर। बेटा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कैलिब्रेट करने की, लेकिन कैलिब्रेशन सही से काम ना करने के कारण इसमें थोड़ी सी राइटिंग अजीब सी आ रही है। अभी कोशिश करिए, मैं किसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं पाया है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो फोर्स है मीडियम के अंदर, वो हमने कैसे निकाला। यहाँ पे हमने ना एक ये नई वैल्यू देखी, ये टर्मिनोलॉजी क्या देखी, एप्सिलॉन नॉट के। तो एप्सिलॉन नॉट के है क्या, एप्सिलॉन नॉट के जो है उसको मैं सिर्फ एक सिंबल Q1 Q2/4πε0 से शो कर सकता हूँ। और ये जो है डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होगी किसी भी मीडियम की, कि वो कितना अलाउ कर रहा है अपने अंदर से पास करने के लिए। ठीक है, नहीं है इतने डेप्थ में न्यूमेरिकल इसके आते नहीं है, जेई वगैरह में आ जाते हैं लेकिन सीबीएसई में नहीं आते, तो इसमें खासा परेशान ना हो। बस आपको इसमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको किसी मीडियम के अंदर निकालना हो, तो या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा। और अगर फॉर्मूले याद भी नहीं है तो भी मेरे पास एक और तरीका है, मैं उसमें बता दूंगा। कूलम्स लॉ के अंदर आपको और क्या याद रखना है, कूलम्स लॉ के अंदर ना आप एक लेमीज थ्योरम याद कर लेना। लेकिन ये लेमीज थ्योरम जो है ये दरअसल किस पे डिपेंड करती थी, जो पिछले साल आपका वेक्टर वगैरह था ना उसके अंदर थी। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि तीन कॉन्करेंट फोर्स हैं, एक पॉइंट से गुजरने वाले फोर्स हैं, एक फोर्स ये F1 है, एक ये फोर्स F2 है, एक ये फोर्स F3 है। ठीक है, नहीं है तो आपको ये एंगल दे रखे हैं, एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा हो गया। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। रिलेशन ये है F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, F2 अपॉन, देखिएगा ये आएगा F2 अपॉन साइन बीटा, और ये आएगा F3 अपॉन साइन गामा।
तो समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग हो गया है टाइप करते हुए। सब जगह मैंने F1 लिख दिया था, F1, F2, F3 और नीचे आएगा साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। तो ये कुछ एक आध प्रॉब्लम होंगी जो हाई ऑर्डर और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस हैं, तो लेमिस थ्योरम से मैं करवाऊंगा। बहरहाल आज के कूलम्स लॉ में आपने क्या क्या सीखा, ज़रा एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं जाते जाते। कूलम्स लॉ के अंदर आपने सीखा कि कूलम्स लॉ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज बिटवीन द ऑफ ऑन द बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और जिस मीडियम में आपने उसको रखा है वो कितना परमिट कर रहा है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास हो, जिस वजह से दो चार्जेस अट्रैक्ट करें या रिपेल करें। होप सो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ेंगे आपको अगले सेशन में, तो तैयार रहें उन न्यूमेरिकल्स के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। बाय बाय।